सफारतकार हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा रहे हैं एजाज चौधरी साहब। मुबारक हो बहैसियत पाकिस्तानी। हम आज अलग ही एक फीलिंग है, फ़ख्र भी महसूस कर रहे हैं, शुक्र भी अदा कर रहे हैं, क्योंकि लाइक द वर्ल्ड वी वर ऑल अफेक्टेड। हम पूरी दुनिया के मुतासरीन में पाकिस्तान भी शामिल था, जंग के मुतासरीन में, इकनॉमिक प्राइमरीली मुतासरीन में। आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले कि एक नामुमकिन चीज़ लगती थी और बीच में कई दफ़ा ऐसे मौके आए जब आपसे भी गुफ्तगू हुई कि पता नहीं होगा नहीं होगा, शायद नहीं ही होगा, लेकिन बिलाखिर हो गया। और अभी भी कहीं दिल में डर सा बैठा हुआ है जब तक एक्चुअल दस्तखत ना हो जाए, और जब हो भी जाए तो उसके बावजूद भी। एजाज चौधरी साहब, व्हाट इज दिस मिसट्रस्ट के हम खुश होना भी चाह रहे हैं और येट वी आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत अच्छी खबर है और कई महीनों की मेहनत जो है वो फल आ रही है। पर ये याद रखना चाहिए कि एक नन्हा सा शरारती बच्चा इसराइल का के नाम पर वहाँ पे बैठा है इसको ख़राब करने के लिए, और इसी वजह से उसकी वजह से ही मेरा ख्याल है इतना जो तातुल भी आया वो सिर्फ इसराइल की वजह से आया, क्योंकि ईरान और अमेरिका तो बहुत जल्दी सबक सीख गए थे कि ये जंग से मसला हल नहीं होगा और हमें कोई ना कोई अमन करना चाहिए। और मेरा ख्याल है इसी वजह से पाकिस्तान को भी ये मिलती रही हौसला अफजाई कि हाँ ये दोनों करना चाहते हैं, जेन्युइनली करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को शक था कि नहीं करना चाह रहे, पर मुझे तो कम से कम यकीन था कि ये दोनों करना चाह रहे हैं अपनी अपनी वजूहात की बिना पर। लेकिन इसराइल नहीं करना चाह रहा था, और आज भी आप देखें ये वक्त भी आना था कि अमेरिका का सदर जो है वो इसराइल को बाकायदा डांटे, टेलीफोन पे भी डांटे और प्रेस इंटरव्यूज में भी डांटे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी इसराइल के पास इतनी स्पेस है जो उसने वहाँ पे अमेरिका के अंदर ली हुई है कि वो कोई भी शरारत किसी भी वक्त कर सकता है। ये मार्क माई वर्ड, ये वो बाज आएगा नहीं, क्योंकि नेतन्याहू साहब की अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल इसमें है कि वो इसको किसी ना किसी तरीके से सैबोटाज करे। बहरहाल इस वक्त हमारे लिए खुशी की खबर है, दुनिया के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि इक़्तिसाद बहुत ख़राब हो गई थी और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो तेल की तरसील पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार है उनके लिए भी ये एक बहुत ही मुश्किल वक्त था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त है। अब फ्राइडे, बिटवीन नाउ एंड फ्राइडे भी देयर इज ऑलवेज अ स्लिप बिटवीन द टी एंड द लिप, कहते हैं ना। जी बिल्कुल। अच्छा एजाज साहब, हो सकता है। अब अमेरिकी सदर ने अपने इंटरव्यू में ये कैटेगोरिकली बताया है कि इजराइल की मुखालफत के बावजूद उन्होंने ये मुआहदा किया है। इससे पहले उनकी मुताद्दिद टेलीफोन कॉल्स और उसमें जो रवैया वो अपना रहे हैं आजकल इसराइली वज़ीर आज़म के साथ, वो भी मुताद्दिद दफ़ा उसकी तस्दीक भी कर चुके हैं, रिपोर्ट भी हो चुका है। ये जो पब्लिक हुआ है रिलेशनशिप मौजूदा हालिया, जो एक अलग नौयत का हमें रिलेशनशिप बिटवीन इसराइल एंड अमेरिका नज़र आ रहा है, ये कितना मुख्तलिफ है? ज़ाहिर है हम लोग तो इसको इस तरह ही देख रहे हैं कि जैसे पहली दफ़ा ऑब्ज़र्व कर रहे हों। इसके क्या असरात दूरस होंगे, या फिर ये जल्दी से इसको ठीक करेंगे, या फिर इजराइल को अब ये लगता है, क्योंकि वहाँ से भी आवाज़ें उठी थी ना कि अमरीकी सदर को भी अब नो कहना आना चाहिए इजराइल को, क्या इजराइल को अब लगता है कि वो अब इतने ताकतवर और इतने खुद इन्हिसार हो गए हैं, उनका अपने ऊपर इतना इन्हिसार है कि वो अब अमरीका को मना कर सकते हैं या ना कर सकते हैं? जी, मैं अब्दुल्ला साहब कोई 4 बार अमेरिका में मुख्तलिफ पोजीशंस में रहा हूँ, बशमूल वो वक्त जब मैं मास्टर्स कर रहा था वहाँ पे। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि इसराइल के खिलाफ अमेरिका में कोई भी आवाज़ उठ सकती है, और आजकल तो इतनी तवाना आवाज़ें उठ रही हैं, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका में भी ये जानकारी आ गई है कि ये इसराइल ऐसा मुल्क है जो हमें आगे लगाया हो उसने, क्योंकि ये जंग अब नहीं करना चाह रहा था अमेरिका में कोई। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो इलेक्शन कैंपेन इसके ऊपर जीती थी कि जी हम ये दूर बांध की जंगें नहीं करेंगे। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक लिहाज से अहम एक पेशरफ्त हुई है कि इसराइल की असल हकीकत दुनिया के सामने तो थी पहले कि ये एक जेनोसाइडल कंट्री है, लेकिन ये अमेरिका के अंदर भी, जहां अभी भी इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये याद रखिए कि जो इनकी आईपैक है और जिसके ऊपर जॉन मार्शामत ने पूरी एक किताब लिख दी हुई है, वो इतनी मजबूत है क्योंकि पूरा नेटवर्क है। अगर आप देखें तो उसके बने हुए मीम्स बने हुए नेटवर्क है पूरा का पूरा, जिसमें बेशतर जो कांग्रेसमैन और सेनेटर्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं,
उनके ऊपर इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में बाकायदा हिस्सा लेते हैं और उसकी वजह से उनका अभी भी बड़ा असर और रसूख है। और ये वो स्पेस है जो इसराइल इस्तेमाल करता है। अब तो वो ये कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका और इसराइल की जो फौज है वो आपस में इंटीग्रेट हो जाए मुकम्मल तौर पर। वो इस हद तक भी उसके जो इसराइल नवाज अमेरिकी जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये मसला खत्म नहीं होगा। देखिए अभी तो आगाज हुआ है ना, ये इतना मसला गंभीर है कि उसका आगाज भी बिल्कुल ऐसा ही है एजाज चौधरी साहब, क्योंकि अभी भी अगर ये सारे 14 नुकात अगर देखे जाएं तो उसमें न्यूक्लियर पे जब बात होती है तो उस पे यही बात है कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और खास तौर पे इस हवाले से ये भी कहा गया है, ईरान के कैंप से ये कहा जा रहा है कि हम पहले वेरीफाई करेंगे कि यूएस जो है कि इज इट एक्चुअली फॉलोइंग थ्रू ऑन इट्स कमिटमेंट्स, खास तौर पे हॉस्टिलिटीज खत्म करना, ब्लॉकेड उठाना, एसिड्स को रिलीज करना। तो ईरान ने अपने आप को बड़ा उस पोजीशन में रखा हुआ है कि फर्स्ट वी आर गोइंग टू असेस हाउ सिंसियर यूएस इज, उसके बाद सारी बातें जो हैं वो बाद में होंगी। सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट इवन नाउ। जी काया पलट चुकी है जी। अमेरिका जो है ये जंग नहीं जीत सका, उसके सारे के सारे जो उसके अहदाफ थे वो हासिल नहीं हो गए। इसीलिए तो ईरान को ये अब हौसला हो रहा है कि वो इस किस्म की टर्म्स डिक्टेट करे। और शुरू में ईरान ने एक कह दिया था कि पहले पानियों का मसला हल होगा और बाद में हम न्यूक्लियर पे जाएंगे, और देखे डटे रहे वो आखिर तक। और आज भी यही हो रहा है कि पहले ये मसले हल हो रहे हैं जिसमें ईरान को भी कुछ रिलीफ मिल रहा है, और उसके बाद फिर बाकी जो न्यूक्लियर फाइल है वो सबसे आखिर पे देखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ईरानी नेगोशिएटर से दुनिया को और बहुत सारे लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे नेगोशिएशन की जाती है और कैसे एडवर्सिटी को अपने एडवांटेज में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन उसका वो उसी सूरत में मुमकिन हो सका जब ईरान ने ये कर दिखाया कि 40 दिन तक एक बमबारी सुपर पावर करे और एक खित्ते की सुपर पावर करे और आप सहज जाएं, आपकी सारी क़यादत चली जाए और फिर भी आप खड़े रह जाएं। और ये मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत ही हौसला दिखाया, ईरान की बड़ी इज्जत बढ़ी थी। और अब सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो हमारे इस खित्ते के अंदर अरब ममालिक की तरफ से ईरान की तरफ रवैये में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। पहले वो ये सोचते थे कि अमेरिका ही हमें सिक्योरिटी देगा, बिल्कुल ऐसा ही सोचते थे कि इसराइल चूंकि अमेरिका का बगल बच्चा है वही हमारी मदद करेगा और ईरान असल दुश्मन है। आज उसमें सोच में तब्दीली आ गई है। सऊदी अरब तो पहले ही अब नॉन एग्रेशन पैक्ट की बात कर रहा है ईरान के साथ। लेकिन अब तो यूएई के मुतालिक भी खबरें आ रही हैं कि उनके भी मुज़ाकरात चलते रहे हैं और राबते बहाल हुए हैं और एक डेलीगेशन के जाने की भी मुतज़ाद इत्तलात हैं, फिर कुछ फंड्स के ट्रांसफर की भी मुतज़ाद इत्तलात हैं जिसकी वो तो ऑल्दो तरदीद कर रहे हैं। लेकिन ये जो काया पलटने का अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना एजाज साहब आपने, ज़रा क्या क्या पलट रहा है, क्या क्या तब्दील हो रहा है। एक तो हम ये देख रहे हैं कि ईरान में जो रजीम थी वो सर्टनली विक्टोरियस सामने आई है, तो वो और मजबूत हो गई है। ऑल्दो इससे पहले जिस किस्म के एहतजाज हो रहे थे बड़ी नाजुक सूरत हाल बनी हुई थी। एक तो वो बता दीजिए कि उसकी ग्राउंड कितनी और ज़्यादा मजबूत हो गई। दूसरा ये रिलेशनशिप पे हम चाहेंगे कि आप और रोशनी डालें कि खित्ते में यूएई और जीसीसी ममालिक एंड ईरान के क्या रिलेशनशिप बनते हुए नजर आ रहे हैं आगे। अरागची साहब जो वज़ीर ख़ारजा रूस के दौरे पर गए तो वापस आए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जुमला बोला कि अब हम खित्ते में एक नया अरेंजमेंट करेंगे। और वो एक पैगाम दिया उन्होंने अरबों को कि देखें आप हमारे साथ मिलकर रहें, लिव एंड लेट लिव वाला फलसफा इख्तियार कीजिए और आप देखेंगे कि हम रहने को तैयार हैं। यानी ईरान के अपने रवैये में भी ये तब्दीली आई है कि उसको भी ये महसूस हुआ है कि अब अरब जो हैं इसराइल के मुतालिक और अमेरिका के मुतालिक ज़रा डबल माइंडेड हो गए हैं। जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला अमेरिका ने दिया था उसके ऊपर से भी एतबार बहुत हद तक कम हो गया अरबों का। इसलिए आपने सही कहा कि इवन यूएई भी जो है, जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इसराइल के कैंप में था, उसमें भी तब्दीली की बहुत सारे इशारे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक नया यहाँ पे बनेगा। अच्छा, वो इतनी जल्दी नहीं होगा जी। अभी तो देखें ईरान ने अभी कुव्वत लेनी है, अपनी ताकत पकड़नी है। जब उसको थोड़ी ऑयल एक्सपोर्ट्स कर सकेगा, कुछ उसको मुंजमद फ्रोजन जो उसके एसेट्स है उसमें से कुछ पैसे मिलना शुरू होंगे, तो आप देखेंगे कि ईरान एक बड़ी ताकत बन के उभरेगा। वैसे भी बहुत बड़ा है, इलाके में, खित्ते में, सब उसकी एक कदर मंजिलत है। तो लेकिन ईरान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक हेजमॉन ना बन जाए ना, एक बालादस्त ना बन जाए। और यही अरबों को डर था। अगर ये इस किस्म का रीजनल अरेंजमेंट हो जाता है जिसकी गारंटी चीन और रूस देने को तैयार हैं और पाकिस्तान और तुर्की की शमूलियत उसमें हो, तो मैं आपको बताऊं कि खित्ते के लिए अच्छी खबरें आने की उम्मीद है। अब इसको ख़राब कौन करेगा?
दो हैं। एक, अमेरिका आसानी से तो नहीं जाएगा, 11 अड्डे हैं, इतने आराम से तो नहीं जाएगा इस खित्ते से, और आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। इसलिए ये आप तवक्को रखना कि ये फौरन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरा ये कि इसराइल जो है वो इस वक्त जिसे कहते हैं माही बेआब है, बिल्कुल बेताब है, तड़प रहा है कि ये हुआ क्या, क्योंकि वो तो बिल्कुल ये नहीं चाहता। उसने तो अब खबरें आई हैं कि JCPOA को भी सैबोटाज करने के लिए उसने पूरा जोर लगाया था, डिसइंफॉर्मेशन की थी, और इस दफा भी वो स्पाइंग करता पाया गया अमेरिका के ऊपर और उनकी नेगोशिएशंस के ऊपर। तो गोया इसराइल जो है वो इसे टर्न्ड आउट टू बी बिग लूजर। वेल एजाज साहब, वी आर होपिंग कि अब जरा इसराइल को भी एक डिफरेंट लेंस से अमेरिका के अंदर देखा जाए, क्योंकि अमेरिका ने काफी एम्बेरसमेंट जो है इसराइल की वजह से भी झेली है। अच्छा, अब ये बताएं कि इस सारे नुकात जो हैं उनमें कुछ क्रिटिसिज्म फ्रॉम द अमेरिकन क्वार्टर भी आ रही है, इन द सेंस एक तो ईरान की पोजीशन बहुत एलिवेट हुई है कुछ चीज़ों से, क्योंकि उन्होंने बड़ी चीज़ें अमेरिका से मनवाई हैं, जैसे कि केस इन पॉइंट ये जो 12 बिलियन फ्रोजन एसेट्स को रिलीज़ करने वाली बात हुई है, जिसमें अमेरिका ने कोई कंसेशन की बात नहीं की। और प्लीज़ ये बेयर इन माइंड कि न्यूक्लियर की अभी बात नहीं हुई, कोई कंसेशन न्यूक्लियर के हवाले से नहीं उन्होंने लिया, और येट ये मान गए कि यस 12 बिलियन जो हैं और ईरानी तेल की कर दिए तफसील पे जाएंगे। पाबंदी उठाने की बात। तो अमेरिका के अंदर से इस पे बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है। हाउ डू यू सी इट? मतलब ये करवा लेना ईरान का अपनी तरफ से, तो डेफिनेटली ईरान का जो पलड़ा है वो भारी हो जाता है, इन द सेंस कि वी आर द विक्टर्स इन दिस, बिकॉज हम आपसे मनवा रहे हैं ऑफ व्हाट वी वांट। जी, वैसे ईरान के लिए शायद ये बेहतर हो कि वो इसको इस जाविये से पेश ना करे, क्योंकि अभी बहुत सारे मराहल हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज देखें तो बिल्कुल ये सही है। देखें ना, ये मसला तो पहले था ही नहीं जंग से पहले, बिल्कुल आप नए हुर्मुज का, तो खाली इसको रिलीज कराने के लिए अमेरिका को कितनी कंसेशंस देनी पड़ी हैं। अब सोचिए, जब न्यूक्लियर के ऊपर बातचीत होगी तो बकाया भी जो मानदा सैंक्शंस हैं वो सारी उठानी पड़ेंगी। तो ईरान के लिए तो आगे बहुत ही ज्यादा मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अलबत्ता उसको इस तरह पेश कर रहे हैं कि देखिए, आज तक कोई सदर ईरान के साथ अमन मुआहदा नहीं कर सका और मैं वाहिद हूं जिसने कर लिया। तो वो आपको पता, स्पिन डॉक्टर हैं, वो कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से स्पिन दे के, विच इज फाइन। मतलब ईरान को और हम सारों को उस पर कोई इतराज इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको तो आम नहीं गिनने ना, अपने तो आम खाने हैं। तो फल तो इसका मिल रहा है हमें, और इसका हमें फायदा ही होगा, और ईरान को भी फायदा होगा, खित्ते को भी होगा, क्योंकि बहरहाल तेल के रुकने से बड़े मसाइल बढ़ रहे थे। इसलिए मेरा ख्याल है फतह और जीत के सिलसिले के जाविये से ना नापा जाए, ये देखा जाए कि पूरी दुनिया को इसका फायदा हो रहा है, इस खित्ते को भी हो रहा है। सदर ट्रंप तो लेकिन आपको पता है ना नापेंगे, वो तो नापेंगे। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, थैंक यू।